वेलकम टू क्रॉनिकल डीकोड। दुनिया के सबसे ठंडे रीजन्स में इंडिया अपनी प्रेजेंस क्यों बढ़ा रहा है? नॉर्डिक कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक फ्यूचर का गेम है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसी चर्चा है जो सच में हमारे आने वाले कल को शेप करने वाली है। हाँ, और आज के इस डीप डाइव में ना हम द हिंदू न्यूज़पेपर के अलग-अलग लेखों और ओपिनियन पीसेस के जरिए एक बेहद अहम टॉपिक पर बात करेंगे। जी, यानी भारत की आर्कटिक स्ट्रैटेजी और 18 से 19 मई 2026 को ओस्लो में होने वाले तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट पर हम गहरा चिंतन करेंगे। एग्जैक्टली। और हमारा मकसद यही है कि इस भारी भरकम जियोपॉलिटिकल और एनवायरमेंटल डेटा के पीछे का जो मुख्य मैसेज है उसे आसान भाषा में समझा जाए। राइट, तो चलिए सीधे इस डिप्लोमेटिक यात्रा के ऐतिहासिक पहलू से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अचानक से कुछ नहीं होता जियोपॉलिटिक्स में। सही बात है। अब देखिए, पूरे 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे यानी ओस्लो की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। 43 इयर्स। 43 साल मतलब एक पूरी पीढ़ी गुजर चुकी है इसमें। ये काफी लंबा समय होता है। वही तो। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने भरोसेमंद पार्टनर के साथ आप अचानक एक बिल्कुल नया आधुनिक बिजनेस शुरू कर रहे हो। बिल्कुल। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये समिट दरअसल पिछले साल ही होने वाला था। हाँ, पिछले साल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद जो 4 दिन तक भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चला, उस वजह से इसको आखिरी वक्त पे रद्द करना पड़ा था। ओह हाँ, वो काफी टेंस माहौल था उस वक्त। था, पर अब जब ये आखिरकार हो रहा है तो इस यात्रा की जो टाइमिंग है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प है। कैसे? मतलब टाइमिंग का क्या स्पेसिफिक एंगल है यहाँ? अगर हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को देखें आज, तो दुनिया एक बहुत नाजुक दौर में है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, गाजा और ईरान का संघर्ष बढ़ रहा है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आई है जिसने सबको थोड़ा चौंका दिया है। हाँ। पिछले ही शनिवार को यूएस ने रशियन ऑयल पर से जो सैंक्शंस वेवर था वो खत्म कर दिया। ये तो एनर्जी मार्केट के लिए एक बड़ा झटका है। सही पकड़ा आपने। और यहीं पर नॉर्वेजियन प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे के साथ ये जो बैठक है वो इतनी अहम हो जाती है। अच्छा। देखिए, नॉर्वे यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस बदलती दुनिया में एनर्जी के नए स्रोत सुरक्षित करना ये भारत के लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। राइट। और जहां एनर्जी आती है वहां इकोनॉमी तो जुड़ी ही है। तो अगर हम सीधे आर्थिक और तकनीकी मुद्दों पर आएं तो एक आंकड़ा बड़ा हैरान करता है। कौन सा आंकड़ा? भारत और नॉर्डिक क्षेत्रों के बीच लगभग $19 बिलियन का व्यापार है आज। जी। सुनने में ये बड़ा लगता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये अपनी पूरी क्षमता के आसपास भी नहीं है। मतलब जब 700 नॉर्डिक कंपनियां भारत में हैं और करीब 150 भारतीय कंपनियां वहां काम कर रही हैं। हाँ। तो मैं यही सोच रही थी कि इस यात्रा से ऐसी क्या नई चीजें निकल कर आने वाली हैं? इसका जवाब उन समझौतों में है जो वहां होने वाले। दोनों देशों के बीच 3 बड़े सरकारी मौज पर बात चल रही है। कौन कौन से? हेल्थ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस। और स्पेस वाला मूव बहुत अहम है, क्योंकि स्वालबार्ड हाई लैटिट्यूड सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। हाँ, स्वालबार्ड। हाँ। अच्छा। पर इसके अलावा लगभग 18 B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मूव्स पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, और इनमें से ज्यादातर एनर्जी सेक्टर में है। यानी प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है। और मैंने नॉर्वेजियन पेंशन फंड के बारे में भी काफी पढ़ा था इन सोर्सेज में। बिल्कुल। नॉर्वेजियन पेंशन फंड दुनिया के सबसे अमीर सॉवरेन वेल्थ फंड्स में से एक है। भारत की पूरी कोशिश है कि वहां से एक बड़ा निवेश लाया जाए। ये तो सच में गेम चेंजर हो सकता है। और हाल ही में स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टलसन के साथ भी ऐसी सार्थक बातचीत हुई है। हाँ, बिल्कुल। वहां भारतीय प्रधानमंत्री को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान भी मिला है। ये सम्मान छोटी बात नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि नॉर्डिक देश अब भारत को सिर्फ एक उभरते बाजार की तरह नहीं, बल्कि एक बराबरी के हिस्सेदार की तरह देखते हैं। ये एक बड़ा शिफ्ट है उनके दृष्टिकोण में। लेकिन आर्थिक आंकड़ों से आगे बढ़कर जब हम वहां की पर्यावरणिक स्थिति पर आते हैं तो बात थोड़ी डरावनी हो जाती है। हाँ, क्लाइमेट वाला हिस्सा सच में चिंता का विषय है, क्योंकि सोर्सेज कहते हैं कि आर्कटिक ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। 3 गुना। एग्जैक्टली। पर एक आम सवाल जो दिमाग में आता है कि बैरेंस या कारा सी में बर्फ पिघलने का सीधा कनेक्शन भारत के समर मॉनसून से कैसे जुड़ा है?
मतलब वहाँ की बर्फ से यहाँ की बारिश कैसे प्रभावित होती है? मैं समझता हूँ। इसे आप एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह देखिए। पृथ्वी के ओशंस आपस में जुड़े हैं। जब आर्कटिक में मीठी और ठंडी बर्फ बड़ी मात्रा में पिघलकर खारे समुद्र में मिलती है ना, तो वहाँ के करंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, यानी पानी का फ्लो बदल जाता है? बिल्कुल। और जब ओशन करंट्स डिस्टर्ब होते हैं तो उनके ऊपर की हवा, जिसे हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, उसकी दिशा बदल जाती है। यही वायुमंडल के करंट्स भारत में मानसून लाते हैं। ओहो, यानी वहाँ बर्फ पिघली और यहाँ हमारा मॉनसून अनिश्चित हो गया। हाँ, कभी अचानक बहुत ज्यादा बारिश तो कभी एकदम सूखा। ये हमारी खेती के लिए खतरनाक है। बाप रे, हमारी सप्लाई चेन और किसानों का सीधा कनेक्शन वहाँ की बर्फ से है। और सिर्फ क्लाइमेट नहीं, वहाँ की जियोपॉलिटिक्स भी तो गर्म हो रही है। आर्कटिक काउंसिल का क्या हाल है आजकल? वहाँ का माहौल तो और भी टेंस है। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने के बाद अब आर्कटिक काउंसिल में रशिया अकेला नॉन नेटो देश बचा है। वेट, सिर्फ रशिया अकेला? हाँ, वो वहाँ पूरी तरह आइसोलेट हो गया है। और साथ ही डेनमार्क पर एक अलग ही दबाव है। डेनमार्क पर कैसा दबाव? देखिए, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर आता है और वहाँ बर्फ के नीचे क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार है। आज के टेक और ग्रीन एनर्जी के लिए ये मिनरल्स बेहद जरूरी हैं। राइट। तो इस वजह से यूएस और चाइना दोनों डेनमार्क पर भारी प्रेशर बना रहे हैं। तो इस पूरी बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स में भारत कहाँ खड़ा है? भारत वहाँ 2013 से एक ऑब्जर्वर है और हम चुपचाप नहीं बैठे हैं। नॉर्वे में हमारे हिमाद्री, एंडार्क और ग्रूव बैडेट जैसे साइंटिफिक रिसर्च स्टेशंस लगातार काम कर रहे हैं। फिर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब वहाँ नए मैरीटाइम रूट्स खुल रहे हैं और मिनरल्स के लिए रेस लगी है, तो क्या सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च स्टेशंस काफ़ी हैं? सही सवाल है। क्या हमें वहाँ के नए रास्तों के लिए फिजिकली और लॉजिस्टिकली तैयार नहीं होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा और भारत इसकी तैयारी कर भी रहा है। सोर्सेज से पता चलता है कि हमें 2031 तक 5 आर्कटिक केपेबल आइस क्लास टैंकर्स बनाने की आवश्यकता है। एक सेकेंड, ये आइस क्लास टैंकर्स आम जहाज़ों से कैसे अलग होते हैं? इनका जो निचला हिस्सा होता है, हल, वो बहुत मोटी स्टील से बनता है। ये जहाज आगे बढ़ते हुए मोटी बर्फ को तोड़ने या क्रश करने में सक्षम होते हैं। अच्छा। इन्हें शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी के तहत बनाने की बात चल रही है। यानी भारत खुद अपने जहाज वहां भेज सकेगा? हाँ, क्योंकि नॉर्दर्न सी रूट खुलने से एक नया रास्ता बन रहा है। अभी हम सुएज कैनाल पर निर्भर हैं, पर नए रास्ते से चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर को मुर्मांस्क और नॉर्डिक देशों तक बढ़ाने की काफी संभावना है। ये तो पूरी सप्लाई चेन को ही छोटा और फास्ट कर देगा। और वो क्लाइमेट कॉरिडोर के बारे में क्या है, जो सोर्सेज में मेंशन किया गया था? हाँ, एक आर्कटिक हिमालय क्लाइमेट डेटा कॉरिडोर बनाने का भी सुझाव है। दोनों जगहों की पिघलती बर्फ का डेटा एक साथ एनालाइज करने के लिए, ताकि हम बेहतर भविष्यवाणी कर सकें। ये सब काफी वेल प्लान्ड लग रहा है, पर इस पूरी स्ट्रैटेजी में कोई कमी भी है क्या? एक बड़ी कमी है। बाकी एशियन ऑब्जर्वर्स को देखें तो उनकी तुलना में भारत के पास अभी तक कोई स्पेशल एनवॉय फॉर आर्कटिक अफेयर्स नहीं है। ओह, यानी डेडिकेटेड डिप्लोमेटिक पोस्ट नहीं है। बिल्कुल, इसकी बहुत जरूरत है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इस पूरी चर्चा में भारत नॉर्डिक देशों और रशिया के साथ बड़े बैलेंस से चल रहा है। ये रिश्ते एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। यानी ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। एग्जैक्टली। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इस चर्चा को समेटें तो मुझे यहाँ 3 C दिखाई देते हैं: क्लाइमेट, कॉमर्स और कनेक्टिविटी। जी। इस समिट में इन तीनों का एक अनूठा संगम है, और जो लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं उनके लिए समझना जरूरी है कि वहाँ की बर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। बिल्कुल डालती है। दुनिया सच में इंटरकनेक्टेड है अब। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसी चीज है जो थोड़ा बेचैन करने वाली है, एक प्रोवोकेटिव थॉट जिसे सोचे बिना हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ सकते। वो क्या? सोर्सेस से पता चलता है कि नॉर्वे अब डीप सी माइनिंग को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये काफी बड़ा इशू बन रहा है। और स्वीडन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। अगर ये माइनिंग शुरू होती है तो दुनिया की चाइना पर से निर्भरता कम होगी, सप्लाई चेन्स नए बनेंगे। सही बात है। लेकिन सवाल ये है कि आर्कटिक जैसे अत्यंत फ्रेजाइल क्षेत्र में कमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही और माइनिंग बढ़ने से क्या उस पर्यावरण का तेजी से विनाश नहीं होगा जिसे हम बचाना चाहते हैं? यही तो सबसे बड़ी कश्मकश है। हम ग्रीन टेक के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स चाहते हैं,
पर उसकी कीमत क्या दे रहे हैं? एग्जैक्टली क्या नए रास्ते और मिनरल्स की तलाश हमें ऐसी जगह ले आएगी जहां आर्थिक फायदा पर्यावरण पर भारी पड़ेगा? ये एक ऐसी उलझन है जिस पर सबको गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये एक लंबा और कॉम्प्लेक्स इशू है। तो इस सोच विचार वाले सवाल के साथ आज का ये डीप डाइव हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पिघलती बर्फ और नए खुल रहे रास्तों की इस कहानी में आगे क्या होता है, ये देखना सच में दिलचस्प होगा। हमेशा की तरह हमारे साथ इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।